नमस्कार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब से यस बैंक पर विड्रॉल लिमिट लगाई है, हर जगह यस बैंक की ही बात हो रही है। तो आज हम यस बैंक इस क्राइसिस को समझेंगे। आरबीआई ने यस बैंक की जो विड्रॉल लिमिट है उसे 50,000 रुपीज पर मंथ कर दिया है, यानी 50,000 से ज्यादा अमाउंट एक महीने में यस बैंक से नहीं निकाल सकते। आरबीआई के इस डिसीजन के बाद कई सारे लोग प्रॉब्लम में फंस गए हैं। कई सारे लोगों के लाखों करोड़ों रुपए यस बैंक में हैं और अब वो पैसे ना निकालने की वजह से पैनिक हो रहे हैं। ऐसे में अगर किसी को इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़े तो फिर उनका काम कैसे चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस विड्रॉल लिमिट के बाद यस बैंक की तरफ से भी काफी इश्यूज आने लगे, जिससे कई सारी यूपीआई ऐप्स ने भी कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर दिया था। पिछले 6 महीनों में कई बार आरबीआई ने अलग अलग बैंक्स पर विड्रॉल लिमिट लगाई है। इसकी शुरुआत हुई पीएमसी बैंक से। पीएमसी बैंक में जब विड्रॉल लिमिट लगाई गई तो उसके बाद कई सारे लोग जिन्हें इमरजेंसी फंड की जरूरत थी, अपने इलाज के लिए पैसा चाहिए था, ऐसे कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी किया था। पीएमसी बैंक के बाद आरबीआई ने बेंगलुरु की श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक पर भी विड्रॉल लिमिट लगाई थी। वहां पर भी डिपॉजिटर्स ने कई सारे प्रोटेस्ट किए, वो भी काफी पैनिक हो गए और उन्हें भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यस बैंक पर इस विड्रॉल लिमिट के साथ ही ईडी दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को अरेस्ट कर लिया है। उन पर पीएमएलए दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए चार्जेस लगाए गए हैं। वैसे अगर पीएमसी बैंक और यस बैंक के केस देखी जाए तो इन दोनों केसेस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। चलो तो पहले इस यूनिक एंगल को समझ लेते हैं। पीएमसी बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने एचडीआईएल, जो कि वाधवान फैमिली की रियल एस्टेट कंपनी है, उसे इलीगल तरीके से लोन अप्रूव किए थे। बाद में एचडीआईएल उन पैसों को रिटर्न नहीं कर पाई और फिर ये पीएमसी का पूरा क्राइसिस सामने आया। बाद में ये सामने आया कि पीएमसी बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने पैसे लेकर एचडीआईएल को वो लोन ट्रांसफर किए थे। बाद में पीएमसी बैंक के टॉप मैनेजमेंट के कुछ लोगों को और एचडीआईएल के डायरेक्टर्स राकेश वाधवान और सारंग वाधवान को अरेस्ट कर लिया गया था। अगर यस बैंक के इस केस को देखा जाए तो वो भी इससे मिलता जुलता ही है। यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर पर यह आरोप है कि उन्होंने डीएचएफएल दैट इज देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी को इलीगल तरीके से लोन दिया और जब ये लोन यस बैंक से डीएचएफएल को ट्रांसफर हुआ, उसी बीच राणा कपूर की वाइफ और बेटियों की कुछ कंपनीज के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए। अगर डीएचएफएल की बात की जाए तो डीएचएफएल भी वाधवान फैमिली का ही बिजनेस है और अभी जनवरी में ही डीएचएफएल के कपिल वाधवान को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया गया। तो कंक्लूजन ये है कि वाधवान फैमिली की दो अलग अलग बिजनेस दैट इज एचडीएफएल और डीएचएफएल ने दो अलग अलग बैंक से लोन लिया, वो भी इलीगल तरीके से। और अब जब ये चीजें सामने आ रही है तो उसके बाद एचडीआईएल और डीएचएफएल के प्रमोटर्स और साथ ही पीएमसी बैंक और यस बैंक के टॉप मैनेजमेंट दिक्कत में आ रहे हैं और साथ ही इन बैंक्स का एग्जिस्टेंस भी दिक्कत में आ गया है। तो इस मामले में अब राणा कपूर की वाइफ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है ताकि वो कंट्री छोड़कर कहीं जा ना पाए। यस बैंक 2004 में शुरू हुई थी और तब राणा कपूर यस बैंक के सीईओ थे और उनके पार्टनर अशोक कपूर यस बैंक के चेयरमैन थे। लेकिन फिर साल 2008 में 26/11 के हमले में अशोक कपूर की डेथ हो गई। उसके बाद राणा कपूर ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया। जब अशोक कपूर की डेथ के बाद उनकी वाइफ मधु कपूर को बोर्ड पर नॉमिनेट किया गया तो राणा कपूर मधु कपूर के हर डिसीजन के खिलाफ रहते थे। अगर मधु कपूर किसी और डायरेक्टर को बोर्ड के लिए नॉमिनेट करती थी तो राणा कपूर और बाकी बोर्ड मेंबर्स उसे अपोज करते थे। बाद में राणा कपूर ने मधु कपूर को कंपनी के डेली ऑपरेशन से भी दूर रखा। तो अशोक कपूर की डेथ के बाद भी यस बैंक की ग्रोथ अच्छे से चल रही थी, लेकिन फिर ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए राणा कपूर इलीगल तरीके से और अनइथिकल तरीके से अलग अलग कंपनीज को लोन देने लगे। मेनली उन कंपनीज को लोन देने लगे जिनके लिए कोई बैकअप ही नहीं था और वो बैंक्रप्सी के कगार पर थी। बाद में लगभग ये सारे लोन्स एनपीए साबित हुए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट साबित हुए, जिसके चलते बैंक उन पैसों को रिकवर नहीं कर पाई और वहां से ही यस बैंक की दिक्कतें शुरू हो गई। बस यही नहीं, आरबीआई ने यह भी पाया कि जो एनपीए के फिगर्स यस बैंक ने आरबीआई को सबमिट किए थे वो एक्चुअल फिगर से डिफरेंट थे। यानी यस बैंक ने आरबीआई को जो अपना एनपीए बताया था वो मैनिपुलेट करके बताया था, यानी जितना है उससे कम बताया था। और जब आरबीआई को ये चीज पता चली तो फिर आरबीआई यस बैंक पर एक्शन लेने लगी। सबसे पहले आरबीआई ने आरबीआई के एक फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर को यस बैंक में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया ताकि सारी चीजें कंट्रोल में रहे। लेकिन फिर जितने भी मेजर्स आरबीआई की तरफ से लिए गए उतने सफिशिएंट नहीं थे। राणा कपूर और यस बैंक ने सिर्फ एनपीए ही नहीं छुपाया, बल्कि राणा कपूर ने अपने प्लेस शेयर्स यानी यस बैंक के शेयर्स को गिरवी रखकर उन्होंने जो लोन लिया था उसे भी इन्वेस्टर से छुपा कर रखा। बाद में जब ये चीजें सामने आने लगी तो लोगों को यस बैंक के मैनेजमेंट के बारे में पता चलने लगा। जब राणा कपूर को भी यस बैंक का एक क्राइसिस सामने दिखने लगा और एनपीए के बढ़ते हुए नंबर्स और लगातार बढ़ते हुए लॉसेस दिखने लगे, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिया और लगभग अपने सारे शेयर्स बेचकर कंपनी से एग्जिट ले ली। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 के सेकंड क्वार्टर को देखा जाए तो उसमें यस बैंक के जो एनपीए थे दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो 7.39% थे, जो कि बहुत बहुत हाई थे। साथ ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के सेकंड क्वार्टर में यस बैंक को 600 करोड़ का लॉस हुआ था। पहले तो कंपनी के ऊपर 1 लाख करोड़ का डेट है यानी कर्ज है, उसके बाद बढ़ते हुए एनपीएस, साथ ही बढ़ते हुए लॉसेस
इसके चलते कंपनी अपना डेट पे कैसे करेगी, साथ ही अपना बिजनेस आगे कैसे चलाएगी, ये काफी बड़ा सवाल था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यस बैंक पिछले कुछ टाइम से $2 बिलियन रेज करने की प्लान कर रही थी, लेकिन वो ये पैसा रेज नहीं कर पाए, जिसके चलते आज यस बैंक की हालत बहुत नाजुक हो गई है। 1.5-2 साल पहले यस बैंक का शेयर 400 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा था। अब उसकी प्राइस फ्राइडे को यानी 6 मार्च को 16.60 रुपीज थी। उसी दिन यस बैंक ने अपना ऑल टाइम लो भी हिट किया, जो कि 5.55 रुपीज था। अब यस बैंक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, इसलिए आरबीआई अब चाहती है कि वो 1 महीने के अंदर ही बैंक को रिवाइव कर पाए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एसबीआई और एलआईसी को यस बैंक में कुछ स्टेक खरीदने के लिए बोला है। 2 महीना पहले ही हमने यस बैंक पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने यस बैंक की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात की थी, क्योंकि यस बैंक की जो सारी प्रॉब्लम्स है ये काफी महीनों से और काफी सालों से शुरू है, लेकिन दिखना अब शुरू हो गई है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका प्रॉपर एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि कई सारे लोगों ने यस बैंक में इसलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि यस बैंक की शेयर प्राइस गिर रही थी। उन्हें लगा कि कभी ना कभी ये बैंक जरूर रिवाइव होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉसेस इस स्टॉक में हुए हैं, जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो प्राइस देखकर नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।